प्रीतो का मन बचपन से ही विदेश जाने को था, लेकिन भाग्य का लिखा जहां हो शादी तो वहीं होती है ना। प्रीतो, सोती ना रह कुड़ी, उठ जा, ऐसे ना ब्याह होगा तेरा विदेश। फ्रेंच और जर्मन की क्लास समय पर किया कर। क्या है माँ, हमेशा ये पढ़ ले वो पढ़ ले, खा ले वो ना खा, ये खा ले वो ना खा। माँ जीने दो ना जिंदगी। आज थोड़ा सा सब्र करेगी तो कल जिंदगी खुशियों से भरी होगी। चली जाना विदेश, फिर मैं तुझे और खुद को गंगा नहला दूंगी। वाह माँ वाह, सपना विदेश का और मन्नत गंगा जी की ही की ना। माँ, अपने देश में रहूंगी तो तेरे सुख दुख में खड़ी हो सकूंगी, कोई परेशानी हो तो बोलने बताने आ जाऊंगी। अरे मेरी गुल्ली, विदेश में तो कोई परेशानी है ही नहीं जो तू बताने की सोचे। तभी वहाँ प्रीतो का पति आ जाता है। चल रे प्रीतो, रोटी बना दे, बहुत भूख लगी है। आज मेहनत ज्यादा ही हो गई। इस बार तो सीजन के बाद तुझे कनाडा ले चलूंगा, तेरी मासी के पास। हाँ हाँ जरूर, बस हर साल विदेश ले जाते हो, घुमा कर ले आते हो, क्यों नहीं वहीं कोई काम धंधा देख लेते हो। ना जी, अपना देश अपनी मिट्टी छोड़कर ना जाऊंगा। वैसे भी प्रीतो, मेरी माँ बुजुर्ग है, तेरी खुशी का भी ख्याल रखता हूँ। बता कौन सा देश है जहाँ तू ना गई घूमने। प्रीतो के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि पति जानता है कि प्रीतो को विदेश का शौक है। वहीं प्रीतो ने भी ठान लिया होता है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी अंग्रेज या NRI से ही कराएगी। फिर एक दिन, अरे प्रीतो, तेरी मौसी का फोन आया है, आजा सुन ले। कहाँ? कनाडा से? मैं आ रही हूँ। प्रीतो को उसकी मौसी एक लड़के के बारे में बताती है जो कनाडा का ही रहने वाला होता है। वो लोग अगले महीने ही आ रहे हैं, 2 दिन रहेंगे और लड़की ब्याह कर ले जाएंगे। सारी तैयारी कर लेना, मैंने जस की फोटो दिखाई थी, उन लोगों को लड़की पसंद है। प्रीतो खुशी से नाचने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि घर वालों को कैसे बताए कि अगले हफ्ते लड़की की शादी तय हो गई है। अरे जस के पापा, दादी, पिताजी सब सुन लो कि जस की अगले हफ्ते शादी है। लड़का कनाडा का है, जस को पसंद कर चुका है, 2 दिन के लिए आएगा, शादी करके चला जाएगा। कैसी बात करी है प्रीतो? ये क्या, हम ना अपनी लड़की ऐसे ब्याह करेंगे जिसका ना नाम पता ना काम? अरे है कौन वो? हाँ प्रीतो, मैं इस बार तेरी बात नहीं मानूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे वैसे से नहीं करा सकता। जस भी माँ के सामने अपना विरोध रखती है, लेकिन प्रीतो तो जैसे शादी के लिए ठान चुकी होती है। मैं साफ साफ कह रही हूँ, जैसे मैं गरीबी में पली, जैसे मैंने अपना हाल किया, वो मैं अपनी बेटी का ना होने दूंगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया है तेरा? अच्छा खा रही है, पहन रही है, घूम रही है, कार, बड़ा घर, और क्या चाहिए? लेकिन है तो देश का ही ना, कहने को तो इंडिया ही है ना। मेरी मौसी को देखो, कनाडा में रहते हैं। हाँ, लेकिन वो रहती भी तो कैसे है, देखा है? सरकारी रहमो करम पे। वही तो मैं कह रही हूँ, वहाँ तो कुछ ना करो तो भी सरकार फ्री में पढ़ाई, फ्री में दवाई, सब कुछ देती है। बुरा ना मानना, मैं तो ये कहूंगी, जीवन में फ्री का सोचो ही क्यों। बेटा देख, तेरे से बड़ी हूँ, जो सलाह दूंगी सही दूंगी। तू ना पहले लड़के को देख ले, परख ले, समझ ले, फिर अपनी कीमती गुड़िया उन लोगों के हाथ रखना। वाह जी वाह, साफ साफ मना नहीं कर पाई तो घुमा कर ही बोल दिया ना। अरे सासू माँ, ये सोचो कि अगर उन लोगों के पास इतना ही समय होता तो वो 2 दिन के लिए क्यों आते। खैर, घर पर लाख कहासुनी और क्लेश के बाद भी प्रीतो का आखिरी हथियार उसके आंसू काम कर जाते हैं और सबको उसके आगे झुकना ही पड़ता है। लेकिन एक बार अकेले में जस अपने पिता के पास जाती है। पापा प्लीज, आप मम्मी से बात करो, मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। जो बस लड़का कनाडा में रहता है, ये सुनकर ही शादी करने को तैयार हो गए। जस के पिता कनाडा फोन करते हैं। सत श्री अकाल मौसी जी, वो जो लड़का बताया था जस के लिए, उसकी कोई डिटेल और फोटो भी तो भेज दो। अरे वाह, डिटेल चाहिए? वाह जी वाह। अरे उसने जस को पसंद कर लिया, वो ही बड़ी बात नहीं है। पिता को मौसी की बात पर गुस्सा आ जाता है
लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से को संभाल कर कहते हैं, हाँ हाँ, वो तो बड़ी बात है, वरना जस में है ही क्या, बस सुंदर पढ़ी लिखी 4 भाषा का ज्ञान और संस्कारी ही तो है, लेकिन फिर भी तो कोई डिटेल चाहिए ही होगी। देखो भाई, जिद कर रहे हो तो एक फोटो है बस लड़के की, भेज रही हूँ। किसी तरह जस के पापा के पास लड़के की फोटो आ जाती है। पापा, ये लड़का तो देखने से ही साफ फर्जी लग रहा है, लेकिन इसका सच कैसे माँ के सामने करे? हाँ बेटा, उम्र में भी तुझसे डबल है। तभी जस की सहेली आ जाती है। जस, जरा मार्केट चलेगी? अगले हफ्ते मेरी शादी है, तो शॉपिंग करने के लिए माँ ने पैसे दिए हैं। वैसे तो शादी मेरी भी है अगले हफ्ते, लेकिन मैं करूँगी नहीं। कनाडा में हो रही है ना मेरी शादी, तो मना भी नहीं कर सकती। शादी तो मेरी भी कनाडा से ही जुड़ी है, पर मुझे नहीं करनी। वैसे तुझे देखने कब आए वो लोग? नहीं यार, उसने तो मुझे फोटो से ही पसंद कर लिया है। 2 दिन के लिए आ रहा है, सिर्फ शादी करने के लिए। जसप्रीत को शक होता है और वो पापा के फोन से फोटो दिखाती है। क्या ये है वो लड़का जो मुझसे भी शादी करने आ रहा है? हाँ, यही फोटो मेरे पास भी है। सहेली भी अपने फोन पर वो फोटो दिखाती है। तभी बात प्रीतो के सामने खुल जाती है। वो तो ऊपर वाले ने हमें मौके से बचा लिया, वरना तो कई देश की बेटियां ऐसे ही फर्जी लोगों के भेंट चढ़ जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। नदी किनारे बसे एक सुंदर गांव में मिस्टर और मिसेस कार्नेगी का परिवार रहता था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम जोसेफ और बेटी का नाम हैडन था। माँ, जोसेफ भैया ने मेरा केक खा लिया। कोई बात नहीं हैडन, मैं शाम को मिस्टर डंकन की बेकरी से तुम्हारे लिए नया केक ला दूंगी। जोसेफ अक्सर अपनी माँ से कहता था, मॉम, आप और डैडी गोरे हैं, हैडन भी गोरी है, तो सिर्फ मैं ही काला क्यों हूँ? जोसेफ, तुम्हारा रंग कैसा भी हो, हम सब तुमसे प्यार करते हैं और किसी की पहचान उसके रंग से नहीं बल्कि गुणों से होती है। आज तुम्हारे पिताजी घर पर नहीं है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। क्या तुम अलाव जलाने के लिए जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ बटोर लाओगे? मिस्टर और मिसेस कार्नेगी जोसेफ के असली माता पिता नहीं थे, लेकिन जोसेफ को ये बात पता नहीं थी। जोसेफ पहाड़ी के जंगल में लकड़ियाँ बटोरने चला गया। बर्फ पड़ रही थी और पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ था। अचानक जोसेफ का पैर बर्फ से ढकी एक सुरंग पर पड़ गया। सुरंग में लुढ़कते हुए जोसेफ एक नई जगह पहुंच गया, जहां सूखे हुए पेड़ थे और बहुत तेज धूप पड़ रही थी। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो बहुत गर्मी है। पानी, मुझे पानी चाहिए। जोसेफ धूप और गर्मी में पानी की तलाश में भटकता रहा। फिर उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब जोसेफ को होश आया तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। एक काली बूढ़ी औरत चूल्हे पर खाना बना रही थी। आंटी, आप कौन हैं? मुझे ध्यान है कि मैं पानी की तलाश में बेहोश होकर गिर पड़ा था। जरूर आपने मेरी मदद की होगी। तुम्हें होश आ गया? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कम से कम मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका तो दीजिए आंटी। अपना वक्त बर्बाद मत करो। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में एक खोखला पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर चढ़ते जाना, वो तुम्हें तुम्हारे गांव पहुँचा देगा। औरत ने विवेक को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। जोसेफ अभी कुछ ही कदम आगे गया था कि पीछे आग की लपटें उठने लगी। जोसेफ ने देखा कि वो अभी जिस घर से बाहर आ रहा है उसी में आग लगी हुई है। अरे आग, आग! सुनो, क्या कोई है? पानी लाओ, आग बुझाओ, यहाँ आग लगी है। जोसेफ को अंदर से औरत के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन आग की लपटों से इतनी भयानक गर्मी पैदा हो रही थी कि जोसेफ बाहर रुक ही नहीं पाया और उसे वहां से भागना पड़ा। जोसेफ उस औरत के बताए रास्ते पर चलते हुए खोखले पेड़ तक पहुंच गया और उस पर चढ़कर अपने गांव पहुंच गया। जोसेफ भैया, तुम कहाँ चले गए थे? कल पूरी रात माँ तुम्हें गांव और जंगल में ढूंढती रही। वो अभी भी तुम्हें ढूंढने गई हुई है। वो देखो, माँ आ गई। जोसेफ ने सोचा कि अगर वह हैडन और माँ को सारी बात सच सच बता देगा तो वे दोनों डर जाएंगी और फिर कभी जोसेफ को उस जगह नहीं जाने देंगी जहाँ से वो आ रहा था। जोसेफ उस जगह पर दोबारा जाना चाहता था और उस बूढ़ी औरत से मिलना चाहता था।
वो मैं एक दोस्त के घर चला गया था। जोसेफ, आज के बाद मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। अब मैं तुम्हें जंगल से कभी लकड़ियां लेने भी नहीं भेजूंगी। जोसेफ को पता नहीं क्यों उस बूढ़ी औरत से इतना लगाव हो रहा था कि वो खुद को उस गर्म जगह पर जाने से रोक ही नहीं पाया। जब भी उनके माँ और पिताजी घर पर नहीं होते तो जोसेफ किसी न किसी बहाने घर से निकल जाता और खोखले पेड़ से होते हुए उस गर्मी वाले गांव में पहुंच जाता जहां वह बूढ़ी औरत रहती थी। मैंने तो सोचा कि आंटी जलकर मर गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंटी दरवाजा खोलिए, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, वरना आग में जल जाओगे। इतना कहकर बूढ़ी औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन इस पूरे घर में आग लगी थी, फिर भी आंटी के शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं है। और इस ठंडे मौसम में भी इस गांव में इतनी गर्मी क्यों रहती है? आंटी और उनके घर में कुछ तो रहस्य जरूर है। एक दिन जब बूढ़ी औरत कुएं से पानी निकालने चली गई तो जोसेफ चुपचाप उसके घर में घुस गया। घर में अंदर एक कमरे में ताला पड़ा हुआ था। जोसेफ ने हथौड़ी से वो ताला तोड़ा और कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर जोसेफ हैरान रह गया। एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ सोने के सिक्कों से भरे कई डजन थैले रखे थे। जोसेफ ने सोचा कि आंटी तो काफी अमीर लगती है। अरे, मेरे मना करने पर भी तुम नहीं माने और यहाँ चले आए। चले जाओ यहाँ से। आप कौन हैं? और वो अंकल कौन है जो चारपाई पर लेटे हुए हैं? तुम जल जाओगे। हर दिन इस घर में आग लगती है। तुम्हारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। जब तक आप मुझे अपने और इस जगह के बारे में नहीं बताएंगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम बहुत जिद्दी हो। लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। कई साल पहले हमारा गांव इतना गर्म नहीं था। यहाँ हमेशा बसंत जैसा मौसम रहता था। मेरे पति इस गांव के मुखिया और गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। हमारा घर धन धान्य से भरा हुआ था। मेरे पति एक दयालु और खुशदिल इंसान थे, लेकिन मैं एक घमंडी और कंजूस औरत थी। बेटा होने की खुशी में हमारे घर पार्टी चल रही थी। एक भिखारी दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगा। दूर हो जाओ, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है। क्यों हमारे घर का माहौल खराब करते हो? बिल्कुल नहीं। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? नहीं, कहां से ये गंदे गरीब हमारे पास चले आते हैं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जब तक तेरा मन घमंड से मुक्त नहीं हो जाता और तू गरीबों पर दया करना नहीं सीख लेती, तेरा पति तब तक बेहोश रहेगा। उस दिन के बाद से हमारे गांव का मौसम बदल गया। गांव में जैसे आग बरसने लगी। हमने अपने नन्हे बेटे को अपने नौकर के हाथ गांव से बाहर भिजवा दिया, वरना वो इतनी विकट गर्मी में जीवित नहीं रह पाता। तब से हर रोज मैं यहाँ आग में जलती हूँ और मरती भी नहीं। अब यहाँ कोई भिखारी नहीं आता जिससे मैं ये सारा धन दान देकर अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। आप चिंता न करें आंटी, मैं आपकी मदद करूंगा। जोसेफ औरत के घर रखा सारा धन उठाकर ले गया और उसने वो धन अपने गांव के गरीबों में बांट दिया। आज अपने सिर से अमीरी और धन का बोझ हटाकर मैं बहुत मुक्त महसूस कर रही हूँ। काश यही मैंने 15 साल पहले किया होता तो शायद मैं अपने पति और बेटे को न खोती। एल्बिडो रोने लगी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। और तभी तेज रोशनी हुई और सब कुछ बदल गया। गर्मी खत्म होकर सुहावनी हवाएं चलने लगी। एल्बिडो का पति जीवित हो गया। एल्बिडो और उसका पति खुश होकर गले मिले। लगता है भिखारी का श्राप खत्म हो गया। हाँ, ये लड़का कौन है? इसकी आंखें और नाक तो बिल्कुल मेरी तरह है। जरा अपनी गर्दन तो दिखाओ। क्या तुम्हारी गर्दन पर चंद्रमा का निशान तो नहीं? जोसेफ की गर्दन पर चंद्रमा का निशान था। तभी मिस्टर और मिसेस कार्नेगी भी वहाँ पहुँच गए। जोसेफ, अब कुछ भी छुपाने के लिए नहीं बचा है। मिसेस एल्बिडो और उनके पति रॉबर्ट ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। हमने सिर्फ तुम्हें पाला था। हम तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमने आज तक तुमसे ये सच्चाई छुपा कर रखी थी।
इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं माँ, भले ही मुझे अपने असली माता पिता का पता लग गया हो, लेकिन आप भी हमेशा मेरी माँ रहेंगी। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास 2 माँ और 2 पिता हैं। उस दिन के बाद से जोसेफ 1 महीने अपने असली माता पिता के घर और 1 महीने मिस्टर एंड मिसेस कार्नेगी के यहाँ रहने लगा।